Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am going to give you an overview of discrete mathematics. First of all, there are two things. One is continuous and other is discrete. If there is a closed interval 1 and 2, continuous means something happens constantly without any gap. अगर हम इस क्लोज इंटरवल की बात करते हैं 1 and 2 की, तो हर नंबर, हर पॉइंट जो 1 और 2 के दरमियान है वो इसमें लाई करता है. लेकिन अगर हम लिहाजा ये कॉन्टीन्यूस है, हर पॉइंट जो है वो इसमें कनेक्टेड है. 1 के बाद कोई भी पॉइंट अगर आप लें 1.001, 1.002 और कोई भी पॉइंट जो 1 और 2 के दरमियान लाई करता है वो इस क्लोज इंटरवल में लाई करता है. लिहाजा ये जो क्लोज इंटरवल है वो कॉन्टीन्यूस है. लेकिन अगर इसी तरह से हम एक सेट कंसीडर करें जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, तो आपके पास इस, अगर लेट्स सपोज मैं इस सेट को नाम देती हूँ ए का, तो सेट ए में 1 एंड 2 तो इंक्लूड हैं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है. लिहाजा इस किस्म की जो कलेक्शन होती है वो आपके पास डिस्क्रीट कहलाती है या डिसकॉन्टिन्यूस कहलाती है या डिसकनेक्टेड कहलाती है. बेसिकली हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सेट्स को. तो जब आपको मालूम है कुछ सेट्स जो हैं वेल नोन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक डिस्क्रीट सेट है. सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी आपके पास एक डिस्क्रीट सेट है, क्योंकि आपके पास यहाँ 0 और 1 तो है, लेकिन इसके दरमियान जितने भी नंबर्स या पॉइंट्स हैं वो इसमें लाए नहीं करते. लिहाजा यहाँ गैप है, यहाँ डिसकनेक्शन है. सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आपके पास वो तमाम नंबर्स तो हैं जो कि आपके पास जो कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें गैप है. जो इररेशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है. लिहाजा सेट ऑफ रैशनल नंबर भी आपके पास डिस्क्रीट सेट है. लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये आपके पास एक कॉन्टीन्यूस सेट है. अब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो डेफिनेशन है जो कि हमने यूज़ करनी है वो है लॉजिक. लॉजिक बेसिकली आपके पास स्टडी ऑफ, आपके पास लॉजिक इज स्टडी ऑफ रीजनिंग है. बेसिकली आपके पास जो रीजनिंग है वो आपके पास ट्रू रीजनिंग भी हो सकती है, फॉल्स रीजनिंग भी हो सकती है. इस लॉजिक पे आपके पास जो स्टेटमेंट्स जितनी भी बनती है वो इन्हीं लॉजिक्स पे डिपेंड करती हैं. लेट्स सपोज आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करने के बाद आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी लॉजिक क्लियर नहीं है. लेकिन अगर कोई पैराग्राफ आप पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, किस मकसद से बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लॉजिक है वो क्लियर है. नेक्स्ट जो बेसिक टॉपिक है जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन बेसिकली एक सेंटेंस है जो कि डिक्लेयर करता है कि किसी भी फैक्ट को, और वो फैक्ट जो है वो ट्रू भी हो सकता है, वो फैक्ट जो है फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम वो ट्रू और फॉल्स नहीं होगा. बेसिकली प्रेपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर अ फैक्ट दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है, लेट्स सपोज आपको एक सेंटेंस दिया गया है, हर सेंटेंस जो है वो प्रेपोजिशन नहीं होता, लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हो वो आपके पास प्रेपोजिशन होगा. लेट्स सपोज आपके पास एक सेंटेंस है आई एम इन होम, तो अगर आप मैं घर में हूँ तो इसका आंसर ट्रू होगा, और अगर मैं घर में नहीं हूँ तो इसका आंसर फॉल्स होगा. लिहाजा ये एक प्रेपोजिशन है. इसी तरह से अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए एम आई इन होम, तो इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हम दे सकते हैं. लेकिन अगर सेंटेंस आपको इस तरह से दिया जाए ओपन द डोर, तो ये आपको एक ऑर्डर दिया गया है, तो इसमें आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये एक प्रेपोजिशन नहीं है. सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस गिवन हो x + y इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आपके पास क्लियर नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या है. अगर यहाँ x और y को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स.
फ़िलहाल क्योंकि एक्स और वाई को कोई वैल्यू गिवन नहीं है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, लिहाजा हम इसके बारे में ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स, लिहाजा ये प्रेपोजिशन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व हों तो वो भी प्रेपोजिशन नहीं होते, लेकिन हम उन्हें प्रेपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो आपके पास प्रेपोजिशन होती है उन्हें हम आम तौर पे स्मॉल p, वेरिएबल स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला जो कि प्रेपोजिशन था, आई एम इन होम, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ p से। तो p से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मैंने p लिखा तो उसका मतलब क्या है कि बेसिकली मैं बात कर रही हूँ आई एम इन होम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशनल लॉजिक। बेसिकली ये आपके पास लॉजिक का वो एरिया है जो कि प्रेपोजिशनल्स को डील करता है, स्टेटमेंट्स को डील नहीं करता, जस्ट प्रेपोजिशन को डील करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे हमें मालूम है कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं, सेट्स पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शंस का। इसी तरह से लॉजिक्स पे हम या प्रेपोजिशंस पे हम जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो कहलाते हैं निगेशन, कनेक्टिव्स, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। और इनको यूज़ करते हुए इस लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज़ करते हुए हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस बनाते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कंपाउंड प्रेपोजिशंस, यानी कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशंस मौजूद हैं तो आपने उनमें लॉजिकल कनेक्टिव्स अटैच करने हैं। उसके बाद जो है वो आपका जो न्यू प्रेपोजिशन बनेगी वो आपकी कहलाएगी कंपाउंड प्रेपोजिशन। फर्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो है निगेशन। निगेशन को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं ज़्यादातर ये वाला सिंबल यूज़ कर रही हूँ। निगेशन का जो है और नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कंजंक्शन, जिसके लिए हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ये। उसके बाद है डिसजंक्शन, जिसके लिए हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है कंडीशनल, जिसके लिए हम इम्प्लाइज वाला सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद है बाई कंडीशनल, जिसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल हम यूज़ करते हैं। बेसिकली निगेशन क्या है? अगर आपके पास कोई प्रेपोजिशन गिवन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप अगर उसमें नॉट अप्लाई कर दें तो वो उस प्रेपोजिशन की निगेशन होगी। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? बेसिकली जो आपके पास इनपुट और आउटपुट होते हैं तो उनको आप टेबुलर फॉर्म में जब उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को लिखते हैं तो वो आपकी एक ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रेपोजिशन है P, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो निगेशन P की जो वैल्यू है वो हमेशा फॉल्स होगी। अगर प्रेपोजिशन की वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन P की वैल्यू जो है वो आपके पास ट्रू होगी। सिमिलरली हम कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल P एंड Q, अगर आपके पास दो प्रेपोजिशन P एंड Q गिवन है तो इसके लिए बेसिकली जब हम P और Q या इससे ज़्यादा प्रेपोजिशन आपके पास अगर गिवन हो तो आप उसके ये जो आपने आउटकम्स इनपुट्स आपने देने होते हैं, ये आपके पास ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए रूल ये होता है कि अगर आपके पास जो राइट साइड में पहले वाली प्रेपोजिशन है उसके लिए आप लेंगे 2 की पावर 0, जो दूसरे वाली है उसके लिए लेंगे 2 की पावर 1। सिमिलरली अगर आपके पास एक और प्रेपोजिशन होती तो आप लेते 2 की पावर 2 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो आपके पास 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1। तो इसका मतलब है आपके पास एक बार ट्रू आएगा, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 बार आप ट्रू लिखेंगे और 2 बार फॉल्स लिखेंगे। अब आपने क्योंकि टेबल बनाना है P एंड Q का, यानी कि कंजंक्शन का,
कंजंक्शन का टेबल ये है कि अगर P और Q आपके पास कोई सी भी दो प्रेपोजिशन हो तो उनका जो कंजंक्शन है P एंड Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका आंसर जो है सिर्फ ट्रू उस वक्त होता है जब P और Q दोनों ट्रू हो, अदरवाइज इनका जो आंसर है या आउटपुट है वो हमेशा फॉल्स होता है। तो आपके पास जब दोनों ट्रू होंगे तब इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आउटकम जो है वो आपके पास फॉल्स होगा। सिमिलरली डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन अगर आपके पास कोई सी दो गिवन प्रेपोजिशन हो P एंड Q और आप उनमें डिसजंक्शन फाइंड करना चाहें तो आप इसे बोलेंगे P और Q, और इसमें आपके पास आउटकम जो है सिर्फ उस केस में आपके पास ज़ीरो आएगा या फॉल्स आएगा जब आपके पास दोनों P और Q दोनों के ही ट्रूथ वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स हो। इसे हम ट्रूथ टेबल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके पास P प्रेपोजिशन है, ये आपके पास Q प्रेपोजिशन है, P और Q। इसके लिए पहले हम ट्रूथ वैल्यूज़ लिखेंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। आपके पास ये बनेगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। P और Q जो है वो जस्ट उस वक्त फॉल्स होगा जब दोनों P और Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो, बाकी तमाम आउटपुट्स जो हैं वो आपके पास ट्रू आएंगे। यानी कि आपके पास अगर कोई एक भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो उस केस में आपके पास P और Q जो है वो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब आपके पास आंसर जो है फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है कंडीशनल कनेक्टिव्स। कंडीशनल कनेक्टिव्स में ये है कि अगर आपके पास P और Q जो है दो प्रेपोजिशन हैं जो कि आपके पास सिर्फ एक ही केस में इसका आंसर फॉल्स आएगा, अगर आपके पास P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो। और हम कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं P इम्प्लाइज Q। इसका आपके पास आउटकम सिर्फ उसी वक्त ही फॉल्स आएगा जब आपके पास P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो। हमें मालूम है कि हम इस तरह से इसकी पॉसिबिलिटीज़ सारी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये जस्ट उस वक्त होगा ये फॉल्स होगा, बाकी तमाम आउटकम्स जो हैं उसके ट्रू आएंगे। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे, अगर P और Q आपके पास कोई सी दो प्रेपोजिशन है तो उनके जो बाई कंडीशनल है वो आपके पास सिर्फ उस वक्त ट्रू होंगे अगर आपके पास P और Q दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम हो। सेम का मतलब या तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो या दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो। P if and only if Q। तो अगर दोनों ट्रू है इनपुट तो आपके पास तब आपके पास आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू आएगा, अदरवाइज इसके आउटपुट जो है वो आपके पास फॉल्स आएगी या इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट। हमें मालूम है कि हम हर सब्जेक्ट तकरीबन हर सब्जेक्ट में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में जो है वो बाइनरी फंक्शन जो है वो उसका आउटपुट जो है वो बाइनरी फंक्शन की फॉर्म में होता है या बाइनरी आउटपुट ये कंप्यूटर हमें देते हैं। तो उसके लिए हमें सर्किट डेवलप करने पड़ते हैं, तो उन सर्किट को डेवलप करने के लिए हमें लॉजिक सर्किट हम डेवलप करते हैं जो कि भाई उनके लिए हमें लॉजिक गेट्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ लॉजिक गेट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट लॉजिक गेट है नॉट गेट। नॉट गेट जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ये आपके पास ये इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट आएगा। ये बेसिकली आपके पास क्या है कि अगर आपके पास P जो है जो आप इसे इनपुट दे रहे हैं वो अगर आप 1 दे रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, अगर आप 0 दे रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। जैसे निगेशन में होता था कि जो आप इनपुट देते थे आउटपुट उससे उलट आता था। सिमिलरली आपके पास एंड गेट है, एंड गेट में को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में,
इसमें आपके पास इनपुट जो है वो एट अ टाइम 2 होते हैं, उस पर आप एंड ऑपरेशन लगाते हैं और उसके बाद आपके पास रिजल्टेंट आता है। ये आपके पास प्रपोजिशन P है, ये Q है, तो ये एंड गेट से पास होने के बाद जो आपके पास आउटकम आएगा वो होगा P एंड Q। इसमें जब आपके पास इसका जवाब बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम कंजंक्शन में बनाते थे। अगर दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 1 आएगा। अदरवाइज अगर कोई एक सा भी 0 हो, ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो, तो उस केस में आपके पास आउटपुट जो है वो आपके पास 0 आएगा। इसकी ट्रुथ टेबल आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इनपुट में आपके पास P भी है और Q भी है और आउटपुट में आपके पास P एंड Q है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 0 1 0 1 1 1 0 0। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब एंड जो है सिर्फ उसी वक्त जो है 1 होगा जब आपके पास दोनों 1 हो, अदरवाइज ये आपके पास आंसर जो है 0 देंगे। इसी तरह से नैंड गेट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपके पास इनपुट जो है वो 2 होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्म में। ये आपके पास P, ये आपके पास Q और यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा। इसमें आपके पास क्या होता है कि ये जो है इस डिफरेंट हो जाता है, इसका उलट हो जाता है। किस तरह से कि यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। यानी कि आउटपुट जो है वो आपके पास किस, यानी कि बेसिकली ये निगेशन है एंड गेट की, ये निगेशन है, यानी कि एंड का जो रिजल्ट था उसको उस पर नॉट अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली नॉर गेट और गेट, नाउ हम और गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और गेट के लिए हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास इस फॉर्म में है। इसमें आपके पास इनपुट जो है P और Q आपके पास इनपुट है और ऑपरेशन से पास होने के बाद ये आपके पास P और Q आएगा। इसमें आउटपुट आएगा, इसमें इनपुट आउटपुट जो आपके पास, अगर इनपुट आप दोनों 0 देते हैं तो उस केस में इसका आउटपुट 0 आएगा। अदरवाइज कोई एक सा भी 1 हो या दोनों में से कोई दोनों 1 हो, उस केस में आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप इन्हीं लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए कोई सर्किट जनरेट करना चाहें, कोई सर्किट बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं, क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि आप एक सर्किट जनरेट करें किसका, P एंड निगेशन Q और निगेशन R। ये आपके पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। आप इसमें वो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका कंप्लीट सर्किट जनरेट करें। तो आप किस तरह से, आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला पोर्शन यूज़ करेंगे को सॉल्व करेंगे। उसमें आपके पास P और निगेशन Q है जो कि पास हो रहा है एंड गेट से। तो आप क्या करेंगे, एक तो लेंगे आप P प्रपोजिशन, दूसरी आप लेंगे Q, लेकिन आपको Q नहीं चाहिए, निगेशन Q चाहिए। तो आप निगेशन के लिए आप इसे नॉट गेट से पास करेंगे निगेशन लाने के लिए। जैसे ही ये Q निगेशन या नॉट गेट से पास होगा तो आपके पास ये जो आउटपुट है वो आएगा निगेशन Q। अब आपके पास एक आ गया P और एक आ गया निगेशन Q। अब आप इसे पास करेंगे किस में से, एंड गेट में से। एंड गेट में से जैसे आप इसे पास करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो क्या बन जाएगा, P एंड निगेशन Q। अब आपने बेसिकली क्या करना है, P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R को पास करना है और गेट से। तो उसके लिए पहले आप R इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन आपको R रिक्वायर्ड नहीं है, निगेशन R चाहिए। तो इसे नॉट गेट में से पास करेंगे। नॉट गेट से पास होने के बाद ये आपके पास बनेगा निगेशन R। अब ये निगेशन R और ये आपके पास P एंड निगेशन R, इन दोनों को आप पास करवाएंगे और गेट से। तो और गेट से पास होने के बाद आपके पास आउटकम आ जाएगा P एंड निगेशन Q एंड और निगेशन R। ये आपके पास रिक्वायर्ड सर्किट बन गया जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कोई और कंपाउंड प्रपोजिशन अगर आपको गिवन हो तो आप उसका से रिलेटेड सर्किट जो है वो बना सकते हैं।
अब हमने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या थी आपके पास? इफ़ एंड देन, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इफ़ एंड देन गिवन हो। अगर आपके पास लेट्स सपोज एक स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू आर अ टॉपर, तो क्योंकि इसमें इफ़ और देन गिवन है लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगी। कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ और टाइप्स भी हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोली, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर, तो जो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है इसको आप नाम दे दें प्रेपोजिशन को पी का, और देन के बाद जो स्टेटमेंट है या प्रेपोजिशन है इसे आप नाम दे दें क्यू का। अब क्योंकि इसमें इफ और देन है लिहाजा ये आपके पास स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, P इंप्लाइज Q। लेकिन अगर आप इन P और Q दोनों की जगह चेंज कर दें, Q इंप्लाइज P कर दें, तो ये बेसिकली क्या बनेगा? इफ यू आर अ टॉपर देन यू आर वर्किंग हार्ड। तो इसके तब भी ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही रहेगी, लेकिन इसको हम कहेंगे कन्वर्स ऑफ दैट कंडीशनल स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, निगेशन का मतलब क्या है कि आपने नॉट इंट्रोड्यूस करवाना है, P अपनी ही जगह पे है, Q अपनी जगह पे है। इफ P जो है वो इफ के बाद है और Q जो है वो देन के बाद है, लेकिन दोनों में निगेशन इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये आपके पास क्या है? इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन यू आर नॉट अ टॉपर। ये आपके पास इनवर्स है गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का। सिमिलरली आप कंट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। किसी भी अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन हो जो कि कंडीशनल है, तो उसका कंट्रा पॉजिटिव बेसिकली क्या होगा? वो होगा आपके पास निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। यानी कि इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या कहेंगे? इफ यू आर नॉट अ टॉपर देन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ये कुछ कंडीशनल आपके पास प्रेपोजिशंस थी, और उसके बाद ये है कि हम कुछ और प्रेपोजिशंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टोटोलॉजी। ऐसी कंपाउंड प्रेपोजिशन टोटोलॉजी कहलाती है जिसका आउटकम हर हाल में ट्रू आए। ऐसी कंपाउंड प्रेपोजिशन जिसका आउटकम हर हाल में ट्रू आए। अब आपके पास अगर एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है P एंड P और निगेशन P, हमें मालूम है कि P अगर ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, P अगर फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू होगा। तो इनका जो कंपाउंड प्रेपोजिशन P और निगेशन P का आंसर हर हाल में ट्रू आएगा। तो लिहाजा ये जो इसकी ट्रूथ वैल्यू हर हाल में क्योंकि ट्रू आएगी, लिहाजा ये प्रेपोजिशन जो है वो टोटोलॉजी है। नेक्स्ट है कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन एक ऐसा कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है जिसका आंसर हर हाल में फॉल्स आता है। तो उसके लिए अगर आपके पास P कोई टोटोलॉजी है, कोई आपके पास प्रेपोजिशन है और उसमें आप एंड अप्लाई करें और निगेशन P लें, तो इसका आंसर हर हाल में आपके पास फॉल्स आएगा। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है वो आपके पास ये कहलाएगी कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी। वो ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो कि ना ही टोटोलॉजी होती है और ना ही आपके पास वो कॉन्ट्रडिक्शन होती है। तो P जो है एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसका एक बार आंसर ट्रू आएगा, एक बार आउटकम या ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स आएगी। लिहाजा ये जो है वो आपके पास प्रेपोजिशन जो है वो कॉन्टिजेंसी है। नेक्स्ट है कि आपके पास कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है ऐसे कंपाउंड प्रेपोजिशन जिनके आउटकम्स या ट्रूथ वैल्यूज जो है वो सेम आती है। लेट्स सपोज आपके पास P इंप्लाइज Q जो है वो इक्विवेलेंट है आपके पास किसके? निगेशन P और Q के। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, अगर हम इसे बना देते हैं P इंप्लाइज Q, उसके लिए हमें क्योंकि निगेशन P चाहिए तो हम एक निगेशन P भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद निगेशन P और Q। P की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आएंगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की वैल्यू आएंगी आपके पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
निगेशन P इसके उलट, यानी ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ट्रू। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होता है जब ये ट्रू हो P और Q फॉल्स हो, तो बाकी केसेस में ये ट्रू होता है। और निगेशन P और Q, निगेशन P और Q के अगर आप देखें तो ये आपके पास ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा और ये ट्रू आएगा। अब आप ये देखें कि इसके आउटपुट और इसका आउटपुट बिल्कुल सेम है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ और इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ ट्रू आया है तो यहाँ भी ट्रू, यहाँ फॉल्स आया तो यहाँ फॉल्स। लिहाजा ये कंपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन लें या ये कंपाउंड प्रपोजिशन लें, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाली बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, लॉजिक, प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल लॉजिक और उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स, और उसके बाद हमने लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट और आपके पास जो आप ऐसी प्रपोजिशन जो आपस में इक्विवेलेंट हैं उसको डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जैसे लॉज ऑफ लॉजिक्स, प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा सेट्स और सेट्स से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और उस पे ऑपरेशंस जो अप्लाई होते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो आपके पास डिस्कशन है सेट ऑफ डिस्क्रीट्स एलिमेंट्स का। तो अब आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर मिस अज़रा अज़ीज़ को इजाज़त दें। आपसे अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।